आज हम उस प्लेबुक को एक तरह से फाड़ने वाले हैं जो अक्सर बिजनेस स्कूलों में सिखाई जाती है। हमारे पास है जेसन फ्रीड और डेविड हेनेमायर हैंसन की किताब रीवर्क। ये लोग 37 सिग्नल्स के संस्थापक हैं और इन्होंने जानबूझकर अपनी कंपनी को छोटा लेकिन बेहद सफल बनाए रखा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस किताब से वो सबसे मज़ेदार, सबसे क्रांतिकारी बातें निकालकर सामने रखें जो काम करने के हमारे तौर तरीकों पर सवाल उठाती हैं। ये उन सभी के लिए है जो कुछ शुरू करना चाहते हैं या बस अपने मौजूदा काम को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि ये कोई अकादमिक थ्योरी नहीं है। ये उनके एक दशक से ज्यादा के अपने अनुभव का वो निचोड़ है। इसका मूल मंत्र बहुत सरल है। कम करो, बेहतर करो और हर उस सलाह पर सवाल उठाओ जिसे सब सच मानकर बैठे हैं। तो चलिए कुछ मान्यताओं को तोड़कर ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जिस पर किताब हमला करती है वो है लंबी चौड़ी प्लानिंग। 5 साल का प्लान, 10 साल का विजन। किताब कहती है कि ये सब एक तरह का धोखा है। ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बिना प्लान के कुछ नहीं होता। हाँ, और उनका तर्क बहुत सीधा है। वे कहते हैं कि जब आप लंबी योजनाएं बनाते हैं तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने का नाटक कर रहे होते हैं जो आपके बस में है ही नहीं, जैसे कि बाजार, आपके प्रतियोगी, अर्थव्यवस्था। ये सब लगातार बदलते रहते हैं। योजनाएं आपको कंट्रोल का एक झूठा एहसास देती हैं और आपको एक ही रास्ते पर जकड़ लेती हैं। मतलब आप नए मौकों को देख ही नहीं पाते क्योंकि आप अपनी बनाई हुई योजना की पटरी पर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप वो लचीलापन खो देते हैं। किताब की सलाह तो और भी क्रांतिकारी है। वो कहते हैं, ये तय करने के बजाय कि इस साल क्या करना है, ये तय करें कि इस हफ्ते क्या करना है। इस हफ्ते? हाँ, बड़े फैसले ठीक काम करने से पहले लें, बहुत पहले नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में लंबी चौड़ी योजनाएं असल में सिर्फ अंदाजे हैं। और अंदाजों पर अपना भविष्य दांव पर क्यों लगाना? ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए निवेशक से पैसा उठाना चाहता है तो उसे तो 5 साल का प्लान दिखाना ही पड़ेगा। क्या ये सलाह सिर्फ उन कंपनियों के लिए है जो अपने पैसों पर बूटस्ट्रैप कर रही हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किताब का झुकाव निश्चित रूप से बूटस्ट्रैपिंग की तरफ है, यानी अपने दम पर बिजनेस खड़ा करना। लेकिन इसका जो गहरा मतलब है वो ये है कि आप बाहरी दबाव को अपने काम करने के तरीके पर हावी न होने दें। अगर योजना बनानी भी पड़े तो उसे पत्थर की लकीर न माने, उसे एक दिशा निर्देश की तरह देखें जिसे आप हर हफ्ते, हर महीने बदल सकते हैं। अच्छा, अगला विचार तो वाकई मेरी सोच के बिल्कुल उलट है। किताब कहती है कि गलतियों से सीखना ओवररेटेड है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इस पर जरा और रोशनी डालिए। ये सुनने में चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन उनका तर्क बहुत व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि सफलता असफलता से कहीं बेहतर शिक्षक है। क्यों? क्योंकि गलतियां आपको सिर्फ ये सिखाती हैं कि क्या नहीं करना है, लेकिन सफलता आपको सिखाती है कि क्या काम करता है और आप उसे दोहरा सकते हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। अगर कोई चीज काम कर गई तो आप उसके पीछे के कारणों को समझकर उसे फिर से कर सकते हैं। ठीक वही। वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अध्ययन का हवाला भी देते हैं। उसमें पाया गया कि जो उद्यमी पहले सफल हो चुके हैं उनके दोबारा सफल होने की संभावना वो थी 34%। लेकिन जो पहले असफल हुए थे उनके सफल होने की संभावना सिर्फ 23% थी। यह लगभग उतनी ही है जितनी किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने पहले कभी कोशिश ही नहीं की। वाह, तो आंकड़े भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति भी तो यही करती है। वो उन प्रजातियों को आगे बढ़ाती है जो सफल होती हैं, उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती जो विलुप्त हो गईं। तो उनका कहना है कि अपनी सफलताओं का विश्लेषण करें और उन्हें दोहराएं। ये हीरो वाली मानसिकता से जुड़ा हुआ लगता है जो आजकल बहुत आम है। वो लोग जो रात दिन काम करते हैं, जिन्हें हम वर्कहॉलिक लगे हैं, उन्हें अक्सर हीरो की तरह देखा जाता है और ये सीधे तौर पर बिजनेस की ग्रोथ या विकास की धारणा से भी जुड़ा है। किताब इन दोनों के बारे में क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब इन दोनों विचारों को सिरे से खारिज करती है। पहले ग्रोथ की बात करते हैं। वे पूछते हैं, हमेशा बड़ा बनना ही लक्ष्य क्यों है? क्या एक सही आकार ढूंढकर वहीं बने रहना एक कामयाबी नहीं है? हो सकता है आपकी कंपनी 10 लोगों के साथ सबसे ज्यादा मुनाफे में और खुश हो। छोटा होना अपने आप में एक बेहतरीन मंजिल हो सकती है, न कि सिर्फ एक शुरुआती दौर। ये तो हसल कल्चर पर सीधा हमला है।
जहां हमेशा ज्यादा, बड़ा और तेज करने पर जोर दिया जाता है। और इसी से वर्कहोलिज्म जोड़ा है, जिसे किताब मूर्खतापूर्ण कहती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा काम पूरा कर रहे हैं। ये अक्सर चीजों को खराब तरीके से करने का नतीजा होता है। उनके अनुसार वर्कहोलिक असल में हीरो नहीं, विलेन होते हैं। वे समस्याएं सुलझाते नहीं, बल्कि पैदा करते हैं ताकि वे देर रात तक रुककर उन्हें ठीक करने का नाटक कर सकें और हीरो कहला सकें। जबकि असली हीरो तो वो है जो काम जल्दी खत्म करने का एक बेहतर, स्मार्ट तरीका ढूंढकर शाम 5 बजे घर चला जाता है। बिल्कुल, असली हीरो काम को सरल बनाता है, जटिल नहीं। तो अगर हम ये सारे पुराने नियम तोड़ रहे हैं, लंबी प्लानिंग नहीं, फेलियर का महिमा मंडन नहीं, अंधाधुंध ग्रोथ नहीं, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? एक नया बिजनेस या प्रोजेक्ट कैसे खड़ा करें? किताब इसके लिए एक बहुत ही सहज और शक्तिशाली विचार देती है। अपनी समस्या का समाधान करें, मतलब स्क्रैच योर ओन इच। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिसकी जरूरत आपको खुद है, जिसे आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे क्या फायदा होता है? जब आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो आप उस समस्या को किसी और से बेहतर समझते हैं। आपको पता होता है कि क्या जरूरी है और क्या फालतू। और सबसे बड़ी बात, आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका समाधान अच्छा है या नहीं, क्योंकि आप ही इसके पहले ग्राहक हैं। जैसे 37 सिग्नल्स ने अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बेस कैंप बनाया था, जो बाद में उनका सबसे सफल प्रोडक्ट बन गया। हाँ, और किताब में जेम्स डायसन का उदाहरण भी है। वो अपने घर के वैक्यूम क्लीनर से परेशान थे और बस उन्होंने एक बेहतर वैक्यूम बना दिया। या नाइकी के सहसंस्थापक बिल बोवरमैन, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतर जूते बनाने के लिए अपनी पत्नी के वैफल मेकर में रबर पिघलाकर पहला सोल बनाया था। ठीक वही, जब आप अपने लिए कुछ बनाते हैं तो आप उस काम से प्यार करने लगते हैं। आप उसकी गुणवत्ता की परवाह करते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा होता है। इसी सिलसिले में किताब स्टार्टअप और बिजनेस के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताती है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जादुई दुनिया की तरह हो गया है, जहां आपको मुनाफे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस निवेशकों का पैसा खर्च करते हैं और ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। लेकिन यह एक परी कथा है जो अक्सर बुरी तरह खत्म होती है। तो असली बिजनेस क्या है? एक असली बिजनेस पहले दिन से इस बारे में सोचता है कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे। उसका लक्ष्य एक टिकाऊ, लाभदायक कंपनी बनाना होता है। किताब की सलाह है, एक असली बिजनेस की तरह काम करें, स्टार्टअप की तरह नहीं। एक ऐसा रास्ता बनाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी मुनाफे में आ सकें। तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, आपकी एक विचारधारा भी होनी चाहिए। किताब में एक आइडिया है, एक स्टैंड लें, ड्रॉ लाइन इन द सैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका एक मजबूत दृष्टिकोण होना चाहिए। आपको ये तय करना होगा कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी बातों में विश्वास करते हैं। ये सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि आपके प्रशंसक, आपके फैन बन जाते हैं। आप सबको खुश करने की कोशिश में किसी को भी खुश नहीं कर पाते। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे संभावित ग्राहकों को खो देंगे? हाँ, और यही तो मुद्दा है। लेखक गर्व से कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में हमारे प्रतियोगियों से कम फीचर हैं। क्यों? क्योंकि हम सादगी, मतलब सिंप्लिसिटी में विश्वास करते हैं। ये उनका स्टैंड है। जो लोग ढेर सारे फीचर्स चाहते हैं, वे उनके ग्राहक नहीं हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सादगी को महत्व देते हैं। किताब में शिकागो की एक सैंडविच की दुकान का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, विनीन सब शॉप। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। वे सुबह की सबसे ताज़ी ब्रेड का उपयोग करते हैं और जब ब्रेड खत्म हो जाती है, जो अक्सर 2 या 3 बजे तक हो जाती है, तो वे दुकान बंद कर देते हैं। वे ज़्यादा बेचने के लिए पुरानी ब्रेड इस्तेमाल नहीं करते। वे गुणवत्ता के लिए कुछ अतिरिक्त बिक्री का त्याग कर देते हैं। ये उनका स्टैंड है और इसी वजह से लोग उनकी दुकान पर लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो हमने शुरुआत कर ली, हमारा एक स्टैंड है। अब काम को आगे कैसे बढ़ाएं? यहाँ भी किताब का नजरिया पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे पूरी किताब का एक ही सूत्र है, कम ही ज्यादा है। बिल्कुल, उनका एक मुख्य सिद्धांत है, बाधाओं को अपनाएं, एम्ब्रेस कंस्ट्रेंट्स। कम समय, कम पैसा या कम लोग, इन्हें शाप की तरह न देखें, बल्कि एक वरदान की तरह देखें। बाधाएं आपको फालतू चीजें छोड़ने और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती हैं। वे आपको रचनात्मक बनाती हैं। ये तो उस छात्र वाली बात हो गई जो परीक्षा से एक रात पहले सबसे अच्छा पढ़ता है,
क्योंकि उसके पास समय की कमी होती है। एक तरह से, हाँ। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत पसंद है। एक अधूरा अधूरा पूरा प्रोडक्ट बनाने के बजाय एक शानदार आधा प्रोडक्ट बनाएं। इसका मतलब है अपनी महत्वाकांक्षा को आधा कर दें। 10 आधे अधूरे फीचर बनाने से बेहतर है कि 5 फीचर बनाएं जो शानदार तरीके से काम करते हों। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तय करना तो बहुत मुश्किल हो सकता है कि वो शानदार आधा क्या है। कौन से 5 फीचर रखने हैं और कौन से 5 हटाने हैं। इसके लिए किताब एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क देती है। केंद्र से शुरू करें, स्टार्ट एट द एपिसेंटर। खुद से पूछें, वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर हटा दिया जाए तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस मौजूद ही नहीं रहेगी। एक हॉट डॉग स्टैंड के लिए उसका केंद्र हॉट डॉग है, सॉस या नैपकिन नहीं। अपनी सारी ऊर्जा और समय पहले उस केंद्र को असाधारण बनाने में लगाएं। सही बात है। मतलब अगर आपके हॉट डॉग्स ही अच्छे नहीं हैं, तो दुनिया की सबसे अच्छी चटनी भी आपको नहीं बचा सकती। लोग हॉट डॉग के लिए आते हैं, चटनी के लिए नहीं। ठीक, यही। और जब आप उस केंद्र पर काम कर रहे हो तो शुरुआत में डिटेल्स पर ध्यान ना दें। किताब में एक बहुत ही अच्छी सलाह है कि जब आप शुरुआती डिज़ाइन या स्केच बना रहे हो तो एक मोटा शार्पी मार्कर का इस्तेमाल करें, बारीक पेन का नहीं। मोटा मार्कर आपको छोटी छोटी डिटेल्स में उलझने से रोकता है और आपको बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। डिटेल्स ज़रूरी हैं, लेकिन सही समय पर। तो मान लीजिए हमने अपना शानदार आधा प्रोडक्ट बना लिया है, उसका केंद्र मजबूत है। अब क्या? हम उसे तब तक चमकाते रहें जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है अभी लॉन्च करें। लॉन्च नाउ। अपने प्रोडक्ट को बाजार में तब उतारें जब आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो, जब आपको लगे कि यह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। क्योंकि परफेक्शन एक मिथक है और इंतजार करने का मतलब है आप असली दुनिया की प्रतिक्रिया से दूर भाग रहे हैं। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है। अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो पहली छाप तो बहुत मायने रखती है। अब इस डर को समझती है, वे एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछते हैं। अगर आपको 2 हफ्तों में लॉन्च करना होता तो आप क्या-क्या हटा देते? ये सवाल आपको तुरंत स्पष्टता देता है कि क्या वाकई जरूरी है और क्या नहीं। उन्होंने खुद अपना सबसे मशहूर प्रोडक्ट बेस कैंप बिना बिलिंग सिस्टम के लॉन्च कर दिया था। वे मैन्युअल रूप से इनवॉइस भेजते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पहले 30 दिनों के ट्रायल पीरियड में उन्हें बिलिंग सिस्टम बनाने का समय मिल जाएगा। असली फीडबैक पाने के लिए प्रोडक्ट को लोगों के हाथ में देना सबसे जरूरी है। तो इन सभी विचारों को अगर एक साथ रखकर देखें तो सार यही निकलता है कि बिजनेस की पारंपरिक सोच को भूल जाओ, हर नियम पर सवाल उठाओ, चीजों को सरल रखो और जमीनी हकीकत पर ध्यान दो। हाँ, पारंपरिक व्यवसायिक नियम अक्सर काम न करने के बहाने होते हैं। हमारे पास बड़ा बजट नहीं है, हमारी टीम छोटी है, हमें एक परफेक्ट प्लान चाहिए। ये किताब कहती है कि इन सब को भूल जाओ, जिम्मेदारी लो, ऐसा कुछ बनाओ जिसमें तुम खुद विश्वास करते हो और पहले दिन से एक टिकाऊ और लाभदायक काम बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। ये सब बिना लंबी योजनाओं, बाहरी निवेशकों के दबाव या बहुत सारे फीचर्स के अनावश्यक बोझ के संभव है। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होती है। प्रेरणा नष्ट हो जाती है, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। ये बात मेरे दिमाग में अटक गई है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सबक है। इसका मतलब है कि जब आपके पास कोई आइडिया आता है, जब आप कुछ करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, तो उस पर काम करने का सबसे अच्छा समय वही पल होता है। अगर आप इंतजार करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, मीटिंग करेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रेरणा, वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। शक और बहाने उसकी जगह ले लेंगे। तो इसका मतलब है सोचो कम, करो ज्यादा। बिल्कुल, एक्शन ही सब कुछ है। तो हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस किताब की भावना को ध्यान में रखते हुए एक सवाल है, आपके उस काम का कोई उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट क्या है जो आप पहले से कर रहे हैं? ये कोई कौशल हो सकता है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, या जानकारी का कोई हिस्सा हो सकता है जिसे आपने इकट्ठा किया है। और रिवॉक की सलाह मानते हुए उसे कुछ मूल्यवान चीज में बदलने और उसे दुनिया के सामने लाने का सबसे सरल, सबसे छोटा और सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है? शायद इसी हफ्ते